नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 में। दोस्तों, आज का टॉपिक है इमरजेंसी फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो के अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है। और ये इमरजेंसी फंड को समझ के आप फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ और एक स्टेप आगे जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो देख लेते हैं। इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल कुशन है जो आप सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए रखते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप एक ऐसा फंड बना रहे हो जो आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए आप ये फंड को बचा के रखते हो। आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्या आ सकते हैं? जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई दोस्तों। मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो किसी के भी लाइफ में आ सकती है। इसके ऊपर किसी का भी कोई बैरियर नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपके लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है तो उसके अंदर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर तो रखना ही है। लेकिन ये मेडिकल इमरजेंसी उस सिचुएशन में बात की जा रही है, जैसे अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 1 या 2 महीने के लिए बेड रेस्ट लेना पड़ा या फिर आपको आराम करना पड़ा, जिसकी वजह से आपका जो मंथली अर्निंग है वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो मंथली अर्निंग को बैलेंस करने के लिए आपको ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। अगर आपका जॉब चला गया जिसमें आप महीने के जो भी पैसे कमा रहे हो वो नहीं कमा पा रहे हो, तो उस केस में आपको ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। फैमिली क्राइसिस है, किसी कारण से फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, उस केस में भी आपको इमरजेंसी फंड काम आएगा। अर्जेंट रिपेयर्स है, कोई भी रिपेयर्स है, जैसे आपको घर बनाना है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर आपको एक रिपेयरिंग वर्क की जरूरत है, उस समय आपको इमरजेंसी फंड काम आएगा। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है और ये कंपलसरी है। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि सर इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो इसका भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास कम से कम 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। बहुत लोग आपको बोलेंगे आप 3 मंथ 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखिए, उसमें नहीं फंसना है। आपके पास मिनिमम 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपीज है पर मंथ, आपके जो महीने के खर्चे हैं वो 20,000 रुपए पर मंथ है, तो आपका इमरजेंसी फंड जो होना चाहिए 20,000 इंटू 12। यानी समझ लीजिए एक एग्जांपल में कि आपका महीने का जो खर्चा है वो 20,000 है और आपका जॉब चला जाता है, आपको कोई दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपने एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखा हुआ है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। यानी कि आपके पास 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपीज आपके पास एक इमरजेंसी फंड रेडी है। इसका मतलब यह है आप कम से कम बिना जॉब किए, बिना कोई भी अर्निंग किए पूरे 1 साल तक आप पीसफुल तरीके से अपना बिता सकते हो। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन उठता है कि इमरजेंसी फंड कहां रखें, इमरजेंसी फंड कहां पे रखें, कहां पे उसको बचा के रखें। तो इमरजेंसी फंड को आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, इमरजेंसी फंड को आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रख सकते हो, इमरजेंसी फंड को आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो। इतना याद रखो दोस्तों, इमरजेंसी फंड्स को वहीं रखना है जहां पे लिक्विडिटी है, जहां पे फटाक से आपको इंस्टेंटली पैसा मिल जाए, 1 या 2 दिन के अंदर वो पैसा रिडीम हो जाना चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो अवॉइड करना है आपको। क्या? इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं डालना है। इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो रियल स्टेट में नहीं रखना है, क्योंकि
अगर आपने इमरजेंसी फंड को एक रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया है तो उसकी लिक्विडिटी बहुत ही स्लो होती है दोस्तों। कई बार प्रॉपर्टीज को बिकने में 1 2 3 साल भी लग जाते हैं। तो कभी भी इमरजेंसी फंड के पैसे से कोई प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और जो लॉक इन एफडीज होती है, जिन एफडीज के अंदर लॉक इन पीरियड होता है, मैं ऐसे एफडीज की बात कर रहा हूं जिन एफडीज के अंदर 2 साल 3 साल का लॉक इन होता है, उसके पहले आप उसे नहीं तोड़ सकते। वैसे एफडीज में भी इमरजेंसी फंड नहीं रखना है। आपको ऐसे एफडीज में इमरजेंसी फंड रखना है जिसमें आप लॉक इन पीरियड ना हो और आप 2 3 दिन के अंदर उसको आप इनकैश कर सके। और इमरजेंसी फंड का रूल हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको लिक्विडिटी चाहिए, रिटर्न्स के ऊपर फोकस मत करिए। इमरजेंसी फंड यानी लिक्विडिटी, कहां से मेरा जो फंड है वो फटक से लिक्विड हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन उठता है, इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको समझिए और चलिए कंटिन्यू करते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक बुक पेन उठाइए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है तो आप एक एक्सेल शीट बनाइए। उस एक्सेल शीट के अंदर आपको क्या लिखना है, आपका महीने का सारा खर्च, जितना भी आप महीने में खर्च करते हैं वो सबका सब आपको लिखना है। उसके अंदर आपका महीने का रेंट आ गया, आपका मंथली ईएमआई आ गया, आपके ग्रोसरी आपके ग्रोसरी का खर्चा आ गया, आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, लाइट बिल्स है, वो सारे के सारी चीजें उसमें आ गई। और इसके साथ में अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चों के स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, आपकी अगर हाउस वाइफ है तो उनका जो मंथली खर्चा है, अगर आप बियर करते हो तो ईच एंड एवरीथिंग आपको लिखना है दोस्तों। सब कुछ लिखने के बाद हर महीने आप उस सारी चीजों पे कितना कितना खर्च कर रहे हैं वो सबका सब प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप जो भी आपने एक्सेल शीट में बनाया हुआ है, अपना मंथली एक्सपेंस का टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे समझ लीजिए अगर आपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस बनाए हुए हैं उसका जो टोटल वैल्यू है वो 20,000 आ रहा है या 50,000 आ रहा है, तो वो हो गया आपका मंथली एक्सपेंस, महीने का खर्चा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे कैसे भी करके 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत लगेगी दोस्तों। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके महीने का खर्च है 20,000 रुपए, तो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा 20,000 इंटू 12 मंथ्स, यानी कि 2,40,000 रुपीज। तो 2,40,000 रुपए आपका ये इमरजेंसी फंड हो गया। बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया तो। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप मंथली सेविंग्स शुरू करो। जैसे आपको अब ये पता है कि मेरा महीने का खर्चा है 20,000 रुपए और मेरा जो टारगेट है वो है 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 रुपए एक बड़ा वैल्यू लग रहा है, एक बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कर दो आप। तो आपको मंथली सेविंग शुरू करना होगा। आप मंथली 1,000 रुपए बचाइए, 2,000 रुपए बचाइए, 3,000 रुपए बचाइए। आप जितना मैक्सिमम बचा सकते हैं बचाइए। और बचाने के बाद आप उन फंड्स को एक ऐसे जगह पे रखिए जहां पे वो पूरी तरह से लिक्विडिटी मेंटेन करके वहां पे पड़ा हो, और जब भी आपको जरूरत हो आप उसको इनकैश कर सके। और दोस्तों इतना याद रखो, अगर आपके पास 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हो। अगर आपके पास 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हो। आप अपने आप को हमेशा बंधा हुआ, अपने आप को हमेशा डिपेंडेंट, अपने आप को हमेशा किसी ना किसी सिचुएशंस में घिरे हुए पाओगे। आप कभी भी दोस्तों जॉब स्विच या जॉब छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप कभी भी अपने लाइफ के अंदर कोई नया बिजनेस शुरू करने का डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप अपने लाइफ के अंदर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ गई जिसके अंदर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली
जो अभी करंटली मैं कर रहा हूं इसको छोड़ के मैं उस चीज को करना शुरू कर दूं, आप कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप आपके मंथली एक्सपेंसेस से बंधे हुए हो। आपने जैसे ही स्विच किया, ये काम को छोड़ा, तो आपका जो महीने का खर्चा है वो कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आता रहेगा। और दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्रिएट करते वक्त ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो बहुत से लोग कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड को कभी भी स्टॉक्स में नहीं डालना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है दोस्तों, कभी भी वो नीचे या ऊपर जा सकता है। बहुत से लोग हैं ऐसे दोस्तों जो बोलते हैं कि सर हमारे पास 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज का क्रेडिट कार्ड है और वो हम इमरजेंसी में यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कर्ज है, डेट है, वो बैकअप नहीं है। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है 5 लाख रुपीज का या 10 लाख रुपीज का, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्ज है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, इसका मतलब आप बैंक से कर्ज ले रहे हो, आप कर्ज के एक साइकिल में फंस जाते हो। और इमरजेंसी फंड को नॉन इमरजेंसी के लिए भी कभी यूज नहीं करना है दोस्तों। यानी कि आपने 2 साल 3 साल मेहनत करके 2,40,000 का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। यहां पे मैं मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपीज पकड़ के चल रहा हूं, और किसी बर्थडे पार्टी में या फिर आपके शादी में या फिर किसी भी ऐसे फंक्शन में या ऐसे पॉइंट पे आपने 2,40,000 रुपए पूरे स्पेंड कर दिए, जो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। तो इमरजेंसी फंड को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सिंसियरली सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही बचा के रखिए। बाकी आप आपके मैरिज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए फंड बचाइए दोस्तों। लेकिन इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, ये इमरजेंसी में ही यूज होगा। और दोस्तों, एक नोट ध्यान रखिए, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने मेरा टर्म इंश्योरेंस का वीडियो देखा है, हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो देखा है, तो ये वीडियो भी आपको आपके फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको आगे लेके जाएगा। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन का है स्टेप नंबर 3, जो है इमरजेंसी फंड। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों का इमरजेंसी फंड कितना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जयेश इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास लेके आता रहूंगा, जो आपको डे टू डे लाइफ में, फाइनेंसेस में, आपके बिजनेसेस में हेल्प करेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।